हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक डेड इकोनॉमी कह के संबोधित किया। वहीं भारत पे 25% टैरिफ लगा दिया, जहां पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाया। जहां भारत को अमेरिका का एक अच्छा दोस्त माना जाता था, वहीं ट्रंप का भारत के प्रति बदलता रुख एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि भारत के साथ अमेरिका ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। क्या कारण है उसका भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने का? क्या ये अमेरिका और भारत के बदलते रिश्तों पे भी कोई प्रभाव डालता है? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और आज हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट शैलेश कुमार जी। तो शैलेश, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो ट्रंप का बदलता रुख है, ट्रंप भारत से इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए तमन्ना, ये काफ़ी बड़ा सवाल है कि आखिर ट्रंप साहब जो भारत के इतने करीबी, अमेरिका और भारत के करीबी रिश्ते थे, और उसके बीच में ट्रंप साहब का ये रुख कैसे बदला। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स भी बहुत है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अभी जो सबसे ताज़ा बयान भारत सरकार की तरफ से आया है वो है भारत के विदेश मंत्रालय का। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल साहब ने कहा है कि ऐसा भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में कई बार हुआ है, लेकिन वो काफ़ी होपफुल नज़र आते हैं। भारत सरकार जो है काफ़ी होपफुल नज़र आती है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा पहले, और उसके जी बाद बिल्कुल। आपके सवाल का जवाब दूंगा कि आखिर ट्रंप साहब का ये रुख इतना बदला बदला क्यों है, और इससे भारत और अमेरिका के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। पर इसके बीच में मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जहाँ भारत पे 25% टैक्स लगाया है, टैरिफ लगाया है, वहीं पाकिस्तान के साथ डील कर लिया और 19% टैरिफ लगाया है, जो कि काफ़ी कम है। जबकि भारत उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडो पैसिफिक में। तो इस बीच में जो सबसे पहले बयान जो भारत सरकार का है, विदेश मंत्रालय का, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ और वर्बेटिम सुनाता हूँ। रणदीप जायसवाल साहब कहते हैं, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स शेयर ए कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंकर्ड इन शेयर्ड interests, democratic values, and robust people-to-people ties. This partnership has withstood several transitions and challenges. We remain focused on the substantive agenda that the two countries have committed to and are confident that the relations will continue to move forward. वो कहते हैं कि जो यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर 21st सेंचुरी है। कॉम्पैक्ट जो कि प्रधानमंत्री जी गए थे 13 फरवरी को ट्रंप साहब के साथ ओवल ऑफिस में, वाइट हाउस में मीटिंग हुई थी, तो वहाँ ये कॉम्पैक्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो आगे बढ़ी। इस बीच में भारत के विदेश मंत्रालय का ये बयान आना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा ये उभर के आ गया है कि अमेरिका जो आपका इतना करीबी दोस्त था, उसने आपके ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है। वहीं आपके दुश्मन देश पाकिस्तान उस जो आप देखिए इंडो पैसिफिक में कहीं इतनी वैल्यू नहीं रखता है वनस्पत भारत के, उनके ऊपर सिर्फ 19% लगाया। और उसके साथ वो कहते हैं कि पेट्रोल, ट्रंप साहब ने बैड इकोनॉमी बोला। ट्रंप साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ में ऑयल डील करेंगे, ऑयल रिजर्व्स होंगे और भारत वहाँ से खरीद सकता है। और तो भारत को रूस के साथ अपने व्यापार करने से भी मना करा कि वहाँ से ज़्यादा हथियार ना खरीदे, तेल ना खरीदे, और पाकिस्तान, जैसे आपने बताया, पाकिस्तान के साथ उन्होंने करने की कहा। तो इसकी क्या वजह? तो देखिए अब ईरान और रशिया की तो बात समझ में आती है कि एडिशनल पेनल्टी लगाएंगे, क्योंकि वो शुरू से उनका रुख रहा है। लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिए कि आखिर ट्रंप साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसके पीछे मुझे दो बड़ी वजह लगती हैं। एक बड़ी वजह यह है कि भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए इंजन ढूंढ रहा है, और वो इंजन जो है वो मेक इन इंडिया हो या भारत में बने, तो ऐसी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और भारत ने बहुत कोशिश की है, कावेरी इंजन बना भी। लेकिन अब एक जो अगर समय कम है और 5th जनरेशन, चूँकि आपके नदन नेबर के पास में कम से कम 2 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं और एक 6th जनरेशन फाइटर जेट है जो कि डिप्लॉयमेंट की स्थिति में हैं और डिप्लॉय भी हो चुके हैं उनमें से। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ में उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये सबके सामने आ गया कि कैसे चीन ने पाकिस्तान के साथ अपना रडार शेयर किया, डेटा लिंक शेयर किया, नेटवर्क शेयर किया और रियल टाइम इंटेलिजेंस दी
खुद वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस बात की पुष्टि की। तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है कि ऐसे में जो भारत एरो इंजन चाहता है, भारत एरो एयरक्राफ्ट भी चाहता है, फाइटर जेट चाहता है, क्योंकि अभी आप देख रही हैं MiG-21 भी सितंबर 19 को फेज़ आउट हो जाएंगे। उसके बाद में LCA इंडक्ट होना है। LCA का इंजन GE-1 अमेरिका से आता है। तो ऐसे में अगर चूँकि स्क्वाड्रंस कम है, तो स्क्वाड्रंस के लिए हमें फाइटर जेट भी खरीदने हैं और एरो इंजन की डील भी करनी है। तो एरो इंजन की डील काफ़ी बहुत बड़ी होने वाली है। मेरा मानना है कि अगर ये 6th जनरेशन की डील होगी तो ये $4.5 बिलियन से ऊपर जाएगी। और अगर ये फाइटर जेट खरीदने की बात है तो वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में डील होगी। अब अमेरिका 13 फरवरी को जब प्रधानमंत्री जी हमारे अमेरिका में थे, विदेश मंत्रालय से मैंने ये सवाल किया कि अचानक से ट्रम्प साहब ने F-16 F-35 पिच कर दिया, क्योंकि उनका F-35 लाइटनिंग एयरक्राफ्ट है, लाइटनिंग 2। तो उन्होंने आउट ऑफ ब्लू उन्होंने पिच कर दिया, जबकि कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और ऐसे में भारत का ये बयान आना, आज आप देखिए लोकसभा में फिर से ये कहा गया कि F-16 के F-35 के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है अमेरिका के साथ। तो अब मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब को ये यकीन हो चला है कि भारत F-35 नहीं खरीद रहा है, और हो सकता है ट्रम्प साहब को ये भी यकीन हो चला हो कि एरो इंजन की डील भी शायद वो अमेरिका के साथ नहीं हो रही है। क्योंकि मेरी ही स्टोरी थी, एयर चीफ ने जो बोला कि एरो इंजन नहीं मिल रहा, हमें एयरक्राफ्ट नहीं मिल रहा है LCA तेजस। तो HAL के चीफ ने हमें कहा था, हमारे इंटरव्यू में कहा था कि एरो इंजन अमेरिका से ही नहीं मिल रहा पीछे से, इसलिए देरी हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रम्प साहब से व्हाइट हाउस में बात की, इसकी पुष्टि विदेश मंत्रालय ने की हमारी स्टोरी के बाद में। तो जाहिर सी बात है कि उस समय उन्होंने अचानक F-35 पिच कर दिया। तो एरो इंजन, जब वो खुद एरो इंजन हमें दे नहीं पा रहे हैं LCA के, तो बाकी डील कैसे होगी। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो भारत बिना ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के वो कोई भी एरो इंजन लेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके एरो इंजन की डील नहीं हो रही, जब आपके फाइटर जेट की डील नहीं हो रही, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके हाथ से जा रहे हैं, एक इकोसिस्टम जा रहे हैं, और हो सकता है ट्रम्प साहब को ये भी यकीन होने चला हो कि दूसरे देश, जो 3 ममालिक हैं जिनके पास एरो इंजन बनाने की और कैपेबिलिटीज़, जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, उनमें सबसे ऊपर फ्रांस, सैफरान, UK जो रोल्स रॉयस बनाते हैं, और रशिया। अब रशिया एक बहुत पुराना पार्टनर है, और रशिया से हमने ऑयल भी ख़रीदा। तो मुझे नहीं पता कि किसके साथ डील होने वाली है भारत की, पर ये तो बार बार हमारे रक्षा मंत्री भी कह चुके हैं कि ये बहुत फाइनल स्टेज में है और ये डील होने वाली है, किसी भी वक्त हो सकती है। अभी उम्मीद करी जा रही थी कि शायद प्रधानमंत्री जी यूनाइटेड किंगडम गए हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री कार्ल स्टारमर के साथ में कोई डील हो सकती है एरो इंजन की, तो वो डील वहाँ नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है डील वहाँ होगी भी नहीं, क्योंकि कोई भी जाता है तो आप दूसरे देश से क्या लेके आए, तो आपके देश की ये पूछते हैं। तो शायद UK के प्रधानमंत्री अगर भारत आए होते और ये डील तब नहीं हुई होती, तो वो एक सवाल था। तो मुझे लगता है कि वो डील शायद अभी भी अलाइव हो सकता है वो डील फ्रांस के साथ हो सकता है वो डील रशिया के साथ हो, पर वो डील अमेरिका के साथ नहीं हो रही। तो इससे मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रम्प बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है, आप देखिए अभी जो हालात बने, ईरान पे हमला हुआ, अमेरिका की तरफ से इजराइल ने हमला किया, उसके बाद में शायद अमेरिका को ये लगा हो कि भारत उस तरह से ईरान के खिलाफ नहीं आया जिस तरह से उसको आना चाहिए था। हो सकता है वो इस बात का बुरा मान गए हो, लेकिन ये शायद उनको नज़रअंदाज कर दिया होगा उन्होंने कि भारत के ईरान के साथ बहुत पुराने कल्चरल संबंध हैं, ये शताब्दी पुराने संबंध हैं। तो भारत ऐसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता है, भले ही पहलगाम हमले को लेके ईरान की भूमिका या टर्की की भूमिका या पहलगाम हमले को लेके, जैसे अभी आपने बोला चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया, और अभी जो है अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने अच्छे संबंध बनाने पे जोर दे रहा है, जैसे तेल खरीद रहा है और भी अपने व्यापार खरीद रहा है, 90% टैरिफ लगाया है। तो चाइना और अमेरिका दोनों के रिश्ते पाकिस्तान के साथ अच्छे हो रहे हैं, तो इसका क्या असर भारत पे पड़ सकता है? देखिए, ये तो सवाल ही नहीं उठता कि चाइना और अमेरिका दोनों के साथ ही पाकिस्तान के रिश्ते एक साथ सही हो जाए। कारण क्या है कि आज अमेरिका का सबसे बड़ा एडवर्सरी कौन है? आज अमेरिका को सबसे ज़्यादा ख़तरा पूरी दुनिया में किससे है? ये मुझसे नहीं पूछने की ज़रूरत है, किसी भारतीय से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हर कोई अमेरिकी जानता है
कि आज सबसे बड़ा ख़तरा उनको चीन से है। तो पाकिस्तान जो चीन का आयरन क्लैड फ्रेंड है, ऑल वेदर फ्रेंड है, और उनकी दोस्ती सागर से गहरी और हिमालय से ऊंची है, ऐसा अमेरिका, ऐसा चीन और पाकिस्तान कहते हैं। और उसी पाकिस्तान के साथ अगर अमेरिका दोस्ती कर ले तो ये तो मुझे लगता है कि ये ठीक वैसे ही है जैसे आप शेर की मान में कोई हिरण चला जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये संभव है। ये तो अमेरिका एक अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। आज वो जियो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट भले ही अफ़गानिस्तान में हो, भले ही कहीं हो, आज इंडो पैसिफिक में भारत से बड़ा कोई स्ट्रेटजिक पार्टनर अमेरिका को मिल नहीं सकता। एक मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक फ्रस्ट्रेशन की वजह और होगी कि शायद भारत चीन के खिलाफ इतना मुखर होकर नहीं उभरा है, ख़ास करके जब चीन के साथ में भारत का बाउंड्री डिस्प्यूट भी रहा, मिलिट्री स्टैंड ऑफ भी रहा इतने समय तक। हालांकि एक बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट हो गया, लेकिन उसके बाद डीएस्केलेशन अभी भी नहीं हुआ। लेकिन हमने हालिया दिनों में देखा कि एससीओ बैठक के लिए हमारे रक्षा मंत्री भी गए, डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए हमारे विदेश मंत्री भी गए, और उससे पहले अजीत डोभाल साहब भी गए बाउंड्री टॉक के लिए। तो कुल मिला के तीन लोगों की बहुत ऐतिहासिक विजिट रही और बहुत पॉजिटिव रही, और चीन का भी काफ़ी रुख बहुत पॉजिटिव था। और अभी चूँकि एससीओ की मीटिंग होने वाली है तो प्रधानमंत्री जी भी जा सकते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी जा सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है अमेरिका को ये लग रहा। और पीछे आपने देखा कि ब्रिक्स की बैठक में भारत को काफ़ी तवज्जो मिली, और उस समय भी ट्रम्प साहब ने चेतावनी दी थी। ब्रिक्स को लेकर भी नाराज़गी जताई है ट्रम्प ने कि उनसे काफ़ी नाराज़गी है। तो इससे रिलेटेड क्या भारत को कोई परेशानी, क्योंकि ब्रिक्स को लेके काफ़ी देखिए, भारत नाराज़ है? ब्रिक्स का हिस्सा है, और भारत उससे भी बड़ा, ट्रम्प साहब को शायद आगे परेशानी ये होगी कि अभी आरआईसी की मीटिंग हुई, जो रशिया, इंडिया, चाइना की मीटिंग होगी, तो वहाँ पे इनके संबंध अच्छे हैं। तो उनको ये लगता है कि अब जो एनर्जी है, चूँकि अमेरिका अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, वो ऑफशोर से उन्होंने अपनी पॉलिसी बदल के ऑनशोर कर ली। क्योंकि एक इंडस्ट्रियलाइजेशन एक समय में था जब अमेरिका अपने देश में नहीं कर रहा था, वो चीन जैसी जगह पे जाके इंडस्ट्री लगा रहे थे, तो इससे उनको बहुत नुकसान हुआ। अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हुई। अमेरिका को जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, या जो क्रिटिकल इक्विपमेंट सप्लाई होनी है, वो बहुत ही डेंजरस जोन में चली गई। और उनको लगता है कि आज हमारे को अगर सरवाइव करना है, कोई वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए, तो हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कहीं ज़रूरत ना पड़ जाए, तो हमें दूसरों पे निर्भर नहीं रहना है, हमारी अपनी इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो और हाल ही के बयान में ट्रम्प ने फिर कहा था कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, टेक कंपनीज़ को कहा था कि भारत के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको हायर ना किया जाए, चीन में फैक्ट्रीज ना लगाई जाएं। तो ये सब वही, मतलब ये इकोनॉमिकल ऑर्डर चेंज करने के पीछे कोई, बिल्कुल। देखिए, उनकी लिबरेशन डे पे ही उसको लेके उन्होंने जो अपने देश का एक पूरा जियो पॉलिटिक्स बदलना चाहते हैं कि अपने देश को वो इतना आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि अपने देश की इकोनॉमी, जो उनके टैरिफ्स, जो उनके टैक्सेस जो बहुत कम हो गए थे, जो उनका आय बहुत कम हो गई थी, उसको फिर से वापस लाना चाहते हैं। तो वो देख रहे हैं कि जो रीबैलेंसिंग कैसे की जाए अलग अलग देशों के साथ। तो वो अलग अलग जियोग्राफिकल जोन्स में अलग अलग यूनिट्स के साथ, जैसे यूरोपियन यूनियन एक समूह के तौर पे, और उनके अलग अलग देशों के साथ वो अलग अलग डील्स कर रहे हैं जिससे रीबैलेंसिंग की जाए। अब इंडो पैसिफिक में अगर वो भारत को छोड़ के भारत पे 25% उतना ही टैरिफ लगा रहे हैं जितना अपने दुश्मन देश चीन पे लगा रहे हैं, उन पे भी 25% लगा रहे हैं, बल्कि भारत के साथ और कड़ाई से पेश आ रहे हैं। क्योंकि भारत को कह रहे हैं अगर आप रूस से या ईरान से तेल लोगे तो उस पर एडिशनल पेनल्टीज लगेंगी या सैंक्शंस लगेंगे। तो काटसा के सैंक्शंस तो हमने पहले देखे, जिसको हमने ओवरराइड किया जब हमने रशिया के साथ में S-400 खरीदी, मिसाइल खरीदी, एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा। तो वो ऐसे सैंक्शंस, तो वो फॉरेन मिलिट्री सेल्स उनकी हो नहीं पा रही हैं। तो फ्रस्ट्रेशन के कई सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं और इंडो पैसिफिक में। लेकिन अगर वो पाकिस्तान को चूज़ करते हैं इंडिया के कॉस्ट पे, तो ये तो उनको कॉस्ट बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए रिलायबल पार्टनर नहीं है। ये दुनिया जानती है कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन जिसने 9/11 हमला कराया, ओसामा बिन लादेन, वो कहीं और नहीं था, वो पाकिस्तान में ही था। और वो पाकिस्तान ने दशकों तक छुपाए रखा, और इस एवज में कि हम उसको ढूंढेंगे और टेररिज्म के खिलाफ हम एक्शन लेंगे,
उसमें अमेरिका से उन्होंने अरबों बिलियन डॉलर की, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद ली, अरबों अमेरिकी डॉलर्स की मदद ली, और ख़ुद राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ लेते रहे और झूठ बोलते रहे। ये झूठ सबके सामने है। तो अमेरिका, मुझे लगता है इंडो पैसिफिक में एक बहुत बड़ी उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर वो पाकिस्तान को रिलायबल पार्टनर समझते हैं। और वो ये गलत बात भी है, अगर वो ऑयल की बात कर लें तो भारत के पास ऑयल रिजर्व्स पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हैं, और अगर एक साल की बात कर लें तो कई सैकड़ों गुने का अंतर है। जो हम ऑयल ड्रिलिंग कर रहे हैं हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में कर रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो कहाँ से वो हम ऑयल उनसे खरीदेंगे? तो शायद ये तो ट्रम्प साहब को अपने एजेंसी से पूछना चाहिए कि ये गलत डेटा क्यों दे रहे हो आप। तो ये गलत बात है। लेकिन भारत के लोग और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब जो इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका में बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और आज अमेरिका की ग्रोथ है इतनी बड़े लेवल पे, तो उसमें भारतीयों का एक बहुत बड़ा हाथ है। इसको कोई भी अमेरिकी डिनाई नहीं कर सकता है। हमारे भारतीय भारत की शान नहीं है, वो अमेरिका की भी शान है, वो अमेरिका की जान है। और अगर वो कहते हैं, आप जैसे कह रही थी कि वो भारत के आईटी सर्विस सेक्टर से मत लीजिए, उनसे लीजिए, तो ये उनका एक ग्लोबल एजेंडा है। वो मागा करना चाहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी वो अपने वोटर्स को भी थोड़ा सेटिस्फाई करना चाहते हैं, क्योंकि हर तरह के एलिमेंट्स हैं। पर वो भारत के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, हिंदुस्तान के साथ पीपल टू पीपल टाइज बहुत अच्छी हैं। और इसका सीधा सीधा जीता जागता उदाहरण है कि ट्रम्प साहब ने कितना भी बोला कि 25% टैरिफ की, ये हम सेंक्शन वो सेंक्शन, या पाकिस्तान के साथ डील कर ली, लेकिन भारत की सरकार ने बहुत पॉजिटिव रुख अपनाया है, एक बहुत ही संतुलित बयान दिया है। और हो सकता है, अभी देखिए ये कोई इफेक्ट में तो आया नहीं है, उन्होंने सिर्फ ऐलान किया है, लेकिन वो बार बार कह के भी पीछे हटते रहे हैं। तो वो बहुत ही शेकी उस पर रहते हैं, और वो चाहते हैं कि, मैं समझता हूँ कि आज नहीं तो कल हमारे नेगोशिएटर्स उनके साथ कोई बात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। और जब ये इफ़ेक्ट में आएगा या नहीं आता है, तो तब तक हो सकता है कि उसको री मैप कर लिया जाए, रीड्रॉ कर लिया जाए, कुछ रिकैलकुलेट कर लिया जाए। तो तब तक हो सकता है भारत सरकार कुछ कॉम्पनसेट करे हमारे एक्सपोर्टर्स को, ये पॉसिबल है। पर भारत और अमेरिका के संबंध बहुत बेहतरीन हैं, मिलिट्री संबंध बहुत बेहतरीन है। ये बात सही है कि भारत एक बहुत तेज़ी से बढ़ती इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अमेरिका की नई टैरिफ की लिस्ट देखी जाए तो सबसे ज़्यादा अगर जो टैरिफ लगाए गए हैं, जो परसेंटेज हैं, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पे हैं। तो इसकी क्या वजह है कि साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उन पे अगर हम देखें, ब्रुनेई हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, 40% तक टैरिफ लगाया गया है ऐसी कंट्रीज़ पे। देखिए, अब अगर आप देखें तो ये एक ही उसका हिस्सा है। आप प्रधानमंत्री जी की 2 लास्ट विजिट्स देख लीजिए आप, एक यूके की थी, एक माले की थी, मालदीव की। उससे पहले जो विजिट थी वो ग्लोबल साउथ की विजिट्स थी, और वो लगातार कई दिन तक चली। तो ये जो लीड आप कंट्रीज़ बता रहे हैं, ये अधिकतर ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, और भारत ग्लोबल साउथ का एक उभरता हुआ सितारा है, एक लीडर है। और अफ्रीकन यूनियन को G20 में सम्मिलित कराने वाला हमारे प्रधानमंत्री थे, हमारे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वो शामिल हुआ। तो ग्लोबल साउथ में भारत की एक अपनी धमक है। अब तो अमेरिका साउथ में जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ पे जो भारत का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करना चाहता है। अब देखिए, ये जियो स्ट्रेटजी की बात है। वो उनको अपने इंटरेस्ट ये दिख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक में वो सबको चेक करना चाहते हैं, सबको टेस्ट करना चाहते हैं कि कौन किसके साथ है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन, जैसा मैंने आपको बताया, चीन है। लेकिन अब मुझे नहीं पता इतने कंफ्यूज क्यों हैं राष्ट्रपति ट्रम्प साहब, क्योंकि एक तरफ तो आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहे हैं, दूसरा इंडो पैसिफिक में भारत से बड़ा आपका कोई रणनीतिक साझेदार नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया, जापान, क्वाड हम लोग चला रहे हैं साथ में, मिलिट्री अलाइंस नहीं है, लेकिन मिलिटरली भी आपकी एक्सरसाइजेज हिंदुस्तान के साथ होती। पाकिस्तान कहीं पे फिट नहीं बैठता आपकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी में। तो मुझे लगता है कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनको वो टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा चीन के साथ जाएगा, कौन अमेरिका के साथ कैसा व्यवहार करता है। ये सब उनका अपना एक तरीका है। वो थोड़े बुली हैं, इस बात को सब कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका अपने हितों को ये जब देखेगा तो पाएगा कि हिंदुस्तान सबसे बेहतरीन साझेदार हो सकता है उनको इंडो पैसिफिक में।
और उनको ये रियलिटी भी समझ में आएगी कि आज एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर भारत उनकी बात मान लेता है और एग्रीकल्चर सेक्टर उनके लिए खोल देता है, तो भारत एक विकासशील देश है। वो भले ही हम कहें थर्ड इकोनॉमी हो गए, पर वो परचेजिंग पावर पैरिटी हमारी नहीं है ना, हमारे नागरिकों की नहीं है। कुछ पूंजीपति ज़रूर बहुत पैसा कमाया उन्होंने, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने में, तो आम जन तक वो नहीं पहुंचा। जो भारत एक विकासशील देश है, और अगर हम अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को अमेरिका के लिए खोल देंगे तो हमारा किसान, हमारा मजदूर वो दब के मर जाएगा। वो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे देश की सरकार को, हमारे देश के लोगों को। तो हमारा जो डेवलपमेंट का गोल है वही हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अमेरिका को इस बात को समझना चाहिए कि हम चीन नहीं हैं। उनको तो ये देखना चाहिए कि चीन पे वो अपने आप को विकासशील कहते हैं, लेकिन वो तो विकसित देश हैं, उनके नंबर 2 हैं वो, लेकिन आज भी विकासशील देश कह के वो सब फ़ायदे उठा रहे हैं। जबकि भारत, ठीक है, ये बड़बोलापन है हमारी सरकार का कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। आपको देश में अपने लोगों को पॉलिटिक्स, वोट बैंक के लिए सब कहना है, लेकिन आवाज़ तो विदेशों में भी जाती है, लोग समझ रहे हैं। तो अब वो उसकी वजह से ये सैंक्शंस या जो टैरिफ लग रहे हैं उसकी परसेंटेज बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी खुद भी जिम्मेदार हैं, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स जिम्मेदार है कि आखिर विपक्षी पार्टियों को भी चाहिए कि इस तरह की पॉलिटिक्स हो जो कम से कम विदेश नीति हमारी उससे प्रभावित ना हो। अगर अमेरिका ने जो टैरिफ कहा है वो लग जाते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर ये टैरिफ लगते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश के एक्सपोर्टर्स जो हैं उन पे सीधा सीधा असर पड़ेगा। भाई जो मान लीजिए कोई भी एक घड़ी मान लीजिए जो हिंदुस्तान में बन रही है और अमेरिका में इंपोर्ट हो रही है, अगर मान लीजिए वो $100 की है फॉर एग्जांपल, तो वो अब वो 125 डॉलर की मिलेगी वहाँ पे। तो जब $125 की मिलेगी तो वहाँ पे कोई, आप हिंदुस्तान तो अकेला है नहीं जो बेच रहा है, अब हो सकता है वो वियतनाम भी बेच रहा हो सकता है कि वो कोई चीन भी बेच रहा हो, वो कोई और देश भी, फिलीपींस भी बेच रहा हो। तो जब वही घड़ी वो वहाँ पे उनको $90 की मिल जाएगी, $100 की मिल जाएगी, $110 की मिल जाएगी, तो $125 की कोई क्यों ख़रीदेगा? तो आपके एक्सपोर्ट जो हो रहे हैं वो फिर कम हो जाएंगे। जब घड़ी आपकी एक्सपोर्ट ही नहीं होंगी हिंदुस्तान से, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कम पे सीधा असर पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्लो हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो फिर हमारे फैक्ट्रियाँ जो हैं उसमें अपने वर्कर्स को क्यों रखेंगी? फिर वर्कर्स नहीं होंगे, इसका मतलब है सीधे सीधे हमारे एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा। इसका मतलब हमारे लोगों की रोज़गार पे, उनकी नौकरी पे असर पड़ेगा, हमारे लोगों की कटनी छटनी शुरू हो जाएगी। तो ये बेरोज़गारी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। एक तो पहले से बेरोज़गारी इतनी है, तो ये पूरी देश की इकोनॉमी को ख़राब करेगा। क्योंकि एक चीज़ नहीं है, हमारे बहुत बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है। हालांकि अमेरिका को ये कहना है कि उनका ट्रेड इम्बैलेंस है, तो ठीक है, उनके हिसाब से है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि भारत के साथ में आपको और क्या फ़ायदे हैं। आप सिर्फ ये एक करेंसी टर्म में देख रहे हैं, पर आपको ये भी देखना होगा कि आपको पूरी दुनिया में भारत की वजह से कितने फ़ायदे हैं। और इस रिलेशनशिप को, इस कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप को, ख़ास करके तब जब आपने आईमेक जैसा प्रोजेक्ट साइन किया है, जब आप इंडो पैसिफिक में इतनी अपने इंटरेस्ट देखते हैं, तो मुझे लगता है कि अमेरिका को फिर से सोचना पड़ेगा। और भारत के लोगों को तो जाहिर सी बात है कि हर हालत में होगा। यूट्यूबर्स तक को, हम तो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो हमारे सभी इक्विपमेंट महंगे हो जाएंगे। हम अगर सोनी का कैमरा ले रहे हैं, हम अगर रोड माइक ले रहे हैं, हमारे लिए तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो अब ये तो भारत सरकार के ऊपर है। भाई आप अगर सब कुछ महंगा हो जाएगा तो आप भी सोचोगे कि कोई रास्ते, है ना, आज चीन डंपिंग कर रहा है हमारे देश में, सस्ता माल भेज रहा है, तो कल को भारत के लोगों को तो चाहेंगे सस्ता ही मिले, तो फिर चीन से कहेंगे हम, फिर चीन दे देगा हमें। तो बेसिकली जो अमेरिका का टैरिफ है उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा चाइना उठा सकता है भारत के बिल्कुल। साथ। अगर ये तो अमेरिका को खुद सोचना चाहिए कि हमारा चीन के साथ में भले ही हमारा सीमा विवाद था, लेकिन हमारा ट्रेड बढ़ा, हमारा ट्रेड कम नहीं हुआ। हमारा अगर ट्रेड बढ़ा उस दौर में भी, तो आज जब अमेरिका सैंक्शन लगाएगा और वही ऑल्टरनेटिव्स हमारे को वो मार्केट, या तो हम एक्सपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट की बात करें, चीन में दे रहा है हमें, तो जाहिर सी बात है कि हर आदमी अपना देश का इंटरेस्ट देखता है। हमारे संबंध चीन के साथ उस तरह के नहीं है जैसे पाकिस्तान के साथ हैं।
तो ऑलरेडी हम इतना बड़ा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम भेज भी रहे हैं, चीन के साथ ट्रेड हो रहा है। और 1962 वॉर हुई तब भी ट्रेड चलता रहा कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स में। तो आज मैं समझता हूँ कि इससे सीधे सीधे अमेरिका को ही फ़र्क पड़ेगा कि आपका जो सबसे करीबी देश था वो अब चीन के साथ ज़्यादा व्यापार करने लगे। और मेरा कहने का मतलब ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा भारत सरकार करेगी नहीं करेगी तो इट इज़ इन द रियल्म ऑफ फ्यूचर ओनली, बट आई बिलीव कि ये तो अमेरिका को सोचना चाहिए कि इस तरह से आप डिस्करेज कर रहे हो, आप इनकरेज नहीं कर रहे हो, आपको कुछ और रास्ते तलाशने चाहिए। तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं ये टैरिफ को पूरी दुनिया में जो अलग अलग देशों पे लगा रहे हैं, खुद को ग्लोबल पावर साबित करने के लिए इसे एक हथियार की तरह यूज़ कर रहे हैं? तो देखिए, अमेरिका तो पूरी दुनिया का वैसे ही दादा है, नंबर 1 इकोनॉमी है और सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है और स्पेस पावर भी वो बहुत बड़ी हैं। तो अमेरिका टैरिफ के माध्यम से री इम्बैलेंसिंग कर रहा है दुनिया के सभी देशों के साथ में। भारत अकेला नहीं है, लेकिन भारत में थोड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा अप्रोर है। लेकिन ये सीधे सीधे आपकी और मेरी पॉकेट पे भी असर डाल रहा है, हमारी कमाई पे भी असर डाल रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि हमारे पे ज़्यादा असर दिख रहा है हमें, लेकिन ये असर पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में दिख रहा है और वो अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। अपनी ऑफशोर जो पॉलिसी थी उसको वापस ऑनशोर करना चाहते हैं, अपने देश में वापस इंडस्ट्री लाना चाहते हैं। तो वो कहते भी हैं कि भाई एप्पल को अगर आप वहाँ बनाओगे हिंदुस्तान में तो आपको टैरिफ देने पड़ेंगे, अगर आप यहाँ अमेरिका में बनाओगे तो आपको टैरिफ नहीं देने पड़ेंगे। तो वो तो कहते भी हैं। तो एक अब पूरे देश में शांति लाने के लिए वो दावे करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप लड़ोगे तो हम सैंक्शंस लगा देंगे। अगर आप किसी ऐसे देश को जो अग्रेसर की तरह दूसरे देश को प्रताड़ित कर रहा है, ख़ास करके वो रूस और यूक्रेन की बात अगर हम करें, तो वो कहते हैं कि अगर आप रूस से तेल लोगे तो फिर जो भी उसके साथ में मिलिट्री या दूसरी तरीके से संबंध रखेगा, इकोनॉमिक टाइज रखेगा, तो हम उन पे भी सैंक्शंस लगा देंगे। तो ईरान को अगर उनको ईरान पसंद नहीं आया कि न्यूक्लियर डील अमेरिका की ईरान के साथ नहीं हो पाई, तो ईरान पे हमला हो गया और फिर वो जो भी देश ईरान के साथ में संबंध रख रहा है या तेल ले रहा है, तो फिर वो ईरान के साथ में फिर वो कहते हैं उस देश पे भी हम सैंक्शंस लगाएंगे। तो वो एक टैरिफ को एक मिलिट्री वेपनाइज टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये तो उनकी जब फर्स्ट टर्म था तभी उन्होंने क्लियर कर दिया था, सेकंड टर्म में उन्होंने और एग्रेसिवली इसको इम्प्लीमेंट किया, उनको मौका मिल गया कि अभी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दुनिया भर में ये चलने वाला है। पर देखिए, आप ये मान लीजिए कि दोस्त के साथ में आप दुश्मनों की तरह व्यवहार करोगे, फिर दोस्त नहीं रहेगा। कनाडा उनका इतना बड़ा अलाई था जिसके साथ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जानें गंवाई हैं, साथ में खाना बैठना उठना, यहाँ तक कि उनकी नोराड कमांड भी उनकी सेम है। मतलब मिसाइल अगर दुश्मन की आएगी तो कनाडा और अमेरिका दोनों मिलके उसको ट्रैक करते हैं। तो उस कनाडा के साथ में आज आप देखिए कितने बुरे बर्ताव किए ट्रंप साहब ने। हिंदुस्तान के साथ तो उस लहजे में कुछ भी नहीं किया। और फिर टैरिफ यूरोप को भी नहीं छोड़ा, लेकिन यूरोप को उन्होंने बेल आउट कर दिया, 15% टैरिफ लगाया और हिंदुस्तान को 25% टैरिफ लगाया। तो यूरोप भी आए थे इधर, उर्सुला भी आई थी यहाँ पे और बात किया, मेलोनी भी आई थी और भी लोग डील कर रहे थे। और यूके में आप देखा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने कुछ दिन पहले ही किया। तो ये तो ट्रेड में होता है कि आपके जिससे चलता है, आज आप लगा रहे हो कल को हिंदुस्तान को भी मौका मिलेगा। दूसरे रास्ते हैं, आपका मार्केट बहुत बड़ा है, आप हमारे लिए हिंदुस्तान के लिए, लेकिन दुनिया में रीअम्बैलेंसिंग आप कर सकते हो तो दूसरे देश भी कर सकते हैं। तो आज आपके दोस्त नहीं रहे, आपके संबंध जो ऑस्ट्रेलिया के साथ थे, आपके संबंध जो जापान, आप जब ये टैरिफ की बात आई तो जापान और चीन तो एक दूसरे के जानी कट्टर दुश्मन है, पर जापान और चीन दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, दोनों हाथ मिलाने लगे। तब अमेरिका को लगा अरे 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 ये क्या हो रहा है। तो आप टैरिफ को लेके अगर आप इस तरह का रुख अपनाओगे तो आपके दो दुश्मन, मतलब जो आपके दोस्त हैं वो आपके दुश्मन भी हो सकते हैं। अगर दुश्मन नहीं भी होंगे तो आपके दुश्मन से हाथ मिला सकते हैं। ये टैरिफ पूरा एक इकोनॉमिकल वॉर छेड़ सकता है पूरी दुनिया में।
ये मतलब वॉर तो काफ़ी समय से छिड़ी हुई है, अब तो ये वॉर एंड होने वाली है, पर इस एंड होने के बाद में क्या किस तरह का पूरा ग्लोबल सिनेरियो आएगा ये तो अभी देखने की बात है। पर मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं, शुरुआत से अच्छे हैं। मतलब शुरुआत इन द सेंस कि जब हमने पिछले 10-12 सालों में 15 सालों में अगर हम देखें तो ये संबंध हमेशा बढ़े हैं, सुधरे हैं। उससे पहले नहीं थे, ठीक है, एक समय था जब अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया भारत के खिलाफ, पाकिस्तान का साथ दिया, तब रूस हमारे साथ आया। लेकिन पिछले कुछ 1 दशक से तो ज़्यादा हो गया जब से बहुत तेज़ी से हम लोगों ने कितने अच्छे और बड़े फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए हैं अमेरिका के साथ में। मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज उस लेवल पे कभी नहीं थी। रूस हमारा एकमात्र हथियार निर्यातक देश होता था, भारत जो इंपोर्ट करता था। आज अमेरिका के साथ देखिए कितना ज़बरदस्त मिलिट्री इंपोर्ट हो रहा है। तो ये तो अमेरिका का भी नुकसान है। और अगर अमेरिका भारत के साथ मिल के चलता है, पर वो थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते हैं। और भारत मेक इन इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया है मेक इन इंडिया करना है। हमारे देश में टेक्नोलॉजी यहाँ हो, हमें राइट्स हों और हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें मैन्युफैक्चरिंग करके। ये कौन देश नहीं चाहेगा, ये तो हम चाहते ही हैं। और इसीलिए आपने देखा कि जो ग्लोबल साउथ के देश थे वो सब प्रधानमंत्री जी ने विजिट किए, क्योंकि अपनी रेयर अर्थ मटेरियल पे भारत अपनी निर्भरता सिर्फ चीन पे नहीं रखना चाहता, भारत अपनी निर्भरता अमेरिका पे नहीं रखना चाहता। भारत इन देशों के साथ संबंध बनाएगा, इनके पास रिजर्व्स हैं और हमें जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है वो हमारी ताकत बन जाएगी। मार्केट तो बहुत हैं, अमेरिका नहीं होगा कोई और दूसरा मार्केट मिलेगा, पर ये तो अमेरिका को देखना है कि भारत जैसा मार्केट ना छूट जाए। जी, सो थैंक यू शैलेश, आपने पूरा हमें समझाया कि कैसे अमेरिका और भारत के रिलेशंस किस तरह चेंज हो सकते हैं और आगे क्या रुख ले सकते हैं। और हम भी यही आशा करते हैं कि अमेरिका और भारत के रिश्ते जल्द सुधरें। वैसे तो भारत सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है और अमेरिका के साथ वो अपने अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते हैं, अच्छा दोस्त बताया है, अच्छा रणनीतिक साझेदार बताया है। लेकिन अब पूरी तरीके से गेंद अमेरिका के पाले में है। ये अमेरिका को देखना होगा कि वो क्या फैसला लेता है, क्या रुख अपनाता है भारत के प्रति। भारतीय गवर्नमेंट ने पूरा अपना साफ कर दिया है, वो अपना बहुत अच्छा अमेरिका को साझेदार समझता है, अमेरिका को अपना दोस्त समझता है। भारत सदैव से वासुदेव कुटुंबकम का विचार लेके चलता है, पूरी दुनिया को अपना अच्छा मित्र मानता है। तो इसी विचारधारा से हम यही आशा करते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जल्द सुधरेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।